Hi guys, how are you? I am KP शुक्ला फ्रॉम शुक्ला एजू गैलेक्सी। आपका फिर से एक नई वीडियो में, एक नए पैटर्न में, एक नए चिट्टे में आपका स्वागत है। आज हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टैंडर्ड 10th के लिए माई इंग्लिश कोर्स बुक्स के अंतर्गत फर्स्ट लेसन को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस लेसन में एक पोएम है। पोएम क्या है, कैसे है, उसमें जाने के पहले हम पहले इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हमें करना क्या है, ये इसमें हमें एक वार्म अप करना है। वार्म अप मतलब क्या होता है, किसी भी बड़े काम में जाने के पहले पूर्व तैयारी, पहले से हम जो तैयारी करते हैं उसको हम कहते हैं वार्मिंग अप। तो वार्मिंग अप में हम उस पोएम में जाने के पहले इसमें हम का इंट्रोडक्शन ले लेंगे, एक परिचय मिल जाएगा कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं आज की इस पोएम में। तो सबसे पहले देखिए वार्म अप में ये है आपका वार्म अप। इसमें आपको चिट चैट सेक्शन के अंतर्गत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं जो कि आपको अच्छे नंबर दे सकते हैं। दूसरी बात, वार्मिंग अप हो जाने के पश्चात में आपको पोएम को समझने में बड़ी सहूलियत होगी, बड़ी अच्छाई ढंग से आप इसको कर सकते हैं। अब इस चिट चैट सेक्शन में क्या है आप ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है ये, फॉर्म ए ग्रुप ऑफ 5 to 6 एंड डिस्कस। 5 से 6 लोगों के बीच का एक ग्रुप बनाइए और नीचे दिए गए बिंदुओं पर आपको डिस्कस करना है। गिव अ रेटिंग फ्रॉम 1 to 5 टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे कुछ सेक्शन दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके कुछ संभावित आंसर दिए गए हैं। उसमें सबसे पहले क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, फोर्थ में क्या होगा, ये आपको मार्किंग करनी है। लेकिन ध्यान रहे इंडिविजुअल मार्किंग अलग अलग होगी। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मार्किंग का सिस्टम हो सकता है, सबका सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। आइए देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे। When you have to take important decision, what do you generally do? अगर आपको किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर, विषय पर एक डिसीजन लेना हो, एक निर्णय लेना हो, तो आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है पहला, कंसल्ट पेरेंट्स एल्डर्स। हम अपने पेरेंट्स या एल्डर से कंसल्ट करेंगे। अब अगर आप इस पर 1 नंबर देना चाहते हैं दे सकते हैं। कंटैक्ट फ्रेंड्स फॉर एडवाइस। दोस्तों से हम संपर्क करेंगे एडवाइस के लिए। आप इसको जो नंबर देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। प्रे टू गॉड फॉर गाइडेंस। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान मुझे इस दशा में, इस स्थिति में सही निर्णय लेने में मेरी मदद करिए। थिंक डीपली इन साइलेंस। चुपचाप शांति से बैठ जाएंगे और विचार करेंगे कि हमको क्या करना चाहिए। आस्क योर टीचर्स फॉर हेल्प। अपने टीचर से हम हेल्प के लिए कहेंगे, बोलेंगे, मांगेंगे। टॉस ए कॉइन टू डिसाइड। हम कॉइन टॉस करेंगे, हेड और टेल का जैसे निर्णय होकर करेंगे। अब आप इस 5 ऑप्शन में, 5 ऑप्शंस में पहला नंबर किसे देंगे, माने पहले किसके पास जाएंगे, सेकंड में किसके पास जाएंगे, तीसरी बार में किसके पास जाएंगे, ये डिसाइड करना आप और सिर्फ आपका काम है। अब क्या करते हैं, आप नोटबुक में इसे बना करके अच्छे से कंफर्म कीजिए। अब आइए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। सेकंड में क्या बोला गया है, इन पोएट्री very often there are lines in which poet seems to talk directly in an absent person। कविता में कभी कभी क्या होता है, कवि जो होता है किसी ऐसे व्यक्ति से सीधे बात करता हुआ दिखता है जो कि एक्चुअली उस समय है नहीं वहाँ पे, ठीक है। एन abstract आइडिया आर थिंग ऑब्जेक्ट, माने सच a tactic device used by the poet in the figure of speech apostrophe। ऐसे डिवाइस को हम बोलते हैं एपस्टॉफी। ये एक प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच है।
जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, पोएट टिमटिमाते हुए तारों से कहता है, ऐ छोटे छोटे तारों, चमकते हुए तारों, मतलब वह तारों से बात कर रहा है जबकि तारे उसके सामने नहीं हैं। माने तारों को, स्टार्स को वह एड्रेस कर रहा है, संबोधित कर रहा है। ऐसे में आप बोलेंगे भाई यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच जो होगी वह होगी एपस्ट्रॉफी। दूसरा, डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, ए मौत तुम्हारे डंक किधर हैं। माने मौत से बातें कर रहा है जो कि सामने होता नहीं है, जो कि सामने आता नहीं है। तो यह भी क्या हो गया, एक एपस्ट्रॉफी हो गया। ओ केव मैन आई विश आई कुड लिव विद यू, ए गुफा में रहने वाले व्यक्ति, मेरी इच्छा है कि मैं भी तुम्हारे साथ रहूं। ये भी एपस्ट्रॉफी है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग क्रिएटिंग एग्जाम्पल्स ऑफ द एपस्ट्रॉफी ऑफ योर ओन। अपने मन से शुरू करना है, अपने मन से इसको पूरा करना है। जब देखिए सेंटेंस दिए गए हैं आपके लिए, क्या है पहला, ओ लाइफ, ए जिंदगी, हाउ स्ट्रेंज यू आर, हाउ सिंपल यू आर, हाउ नाइस यू आर, हाउ ब्यूटीफुल यू आर। ऐसा करके आप पूरा करना है इसको, ठीक है। डियर गॉड, डियर गॉड प्लीज हेल्प मी इन दिस सिचुएशन, प्लीज स्टे विथ मी, ऐसा कुछ करके आप कर सकते हैं। बुक्स, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ये ना यहाँ पर। एग्जाम्स, आई विश आई कुड पास यू, ओ यू ब्यूटीफुल स्काई, यू सीम्स वेरी नाइस। अब इस प्रकार से आप यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। मैंने अपना बता दिया है। अब इसके अलावा अगर आपको लगता है यहाँ पर कुछ और वाक्य हो सकते हैं, आप फ्रेंकली कर सकते हैं, वो कोई मिस्टेक नहीं होगा, आपका सही होगा। अब आइए हम पहुँच जाते हैं पोएम में। सबसे पहले आप देखेंगे पोएम का ये टाइटल है, क्या है टाइटल, इसे बोलते हैं अ टीनेजर्स प्रेयर, एक टीनेजर्स का प्रेयर। टीनेजर का मतलब क्या होता है, ऐसे सारे लोग जिसकी उम्र में टीन लगा होता है। टीन क्या होता है, जैसे 12 के बाद में 13, 14, 15 ऐसे लेकर 19, माने 13 से लेकर के 19 तक की उम्र वाले को हम टीनेजर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें एक टीनेजर है, वह प्रार्थना कर रहा है भगवान से। अब यहाँ जरा देखना, टीनेजर के बाद यहाँ पर आपको लगा हुआ है, इसको बोलते हैं एपस्ट्रॉफियस। ये देखिए, इसका मतलब होता का, की, के। टीनेजर का, टीनेजर की, टीनेजर के, प्रेयर प्रार्थना। अब इस कविता में कवि जो है भगवान से, परमपिता परमेश्वर से, ईश्वर से, गॉड से, अल्लाह से प्रार्थना करता है। क्या क्या प्रार्थना करता है आगे हम इस कविता में देखेंगे। अब यह है स्टैंजा नंबर 1, यहाँ देखिए इतना पर। ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग, डिसीजन आई मस्ट मेक। कहता है, हे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे मालिक, हे मेरे भगवान, ईच डे माने प्रत्येक दिन, ब्रिंग्स लेकर आता है, न्यू बिगिनिंग्स नई शुरुआतें, नई चीज़ें, नए कार्य। माने हमारी ज़िंदगी में प्रत्येक सुबह एक नई दुनिया आती है, एक नया कार्य आता है। तो भगवान मेरी भी ज़िंदगी में आएगा, ऐसा करना मेरे लिए। डिसीजन आई मस्ट मेक, उसका निर्णय मैं ही लूँ कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, इसका डिसीजन मैं ही करूं। आप भगवान मुझे इतनी क्षमता देना, इतनी बुद्धि देना, इतनी पराक्रम देना कि निर्णय मैं खुद कर पाऊं, ठीक है। अब मोस्टली होता क्या है, जब आपके सामने कोई चैलेंज आ जाता है, उस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए आप किसी न किसी को ढूंढते हैं। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, बड़े भाई बहन हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं। लेकिन इसमें इस बच्चे ने, इस लड़के ने, पोएट ने क्या किया है, कहा, हे भगवान मुझे इतनी क्षमता देना कि मैं अपना निर्णय खुद ले पाऊँ। लाइन नंबर 3 देखेंगे। लाइन नंबर 3 में है, आई एम द ओनली वन टू चूज द रोड दैट आई विल
टेक, जरा यहाँ देखना, वही ऊपर की मीनिंग यहाँ पर भी है कि हे भगवान मुझे इतनी क्षमता देना, इतना कौशल्य देना कि मैं अपने रास्ते का चुनाव खुद कर पाऊँ, जो रास्ता मुझे चुनना है, जिस राह पर मुझे चलना है, उसका सिलेक्शन मैं खुद कर पाऊँ। तो ये आपका हो गया, एक स्टैंजा हो गया। अब स्टैंजा में कुछ और बातें हम करेंगे। पहले तो आप इसमें राइमिंग वर्ड लिखना होगा एग्जाम में। तो राइमिंग वर्ड में मेक है, ये मेक है और टेक है। आप कभी भी आ जाएगा, राइट डाउन राइमिंग पेयर या राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोएम, तो मेक टेक यहाँ से लिख लेंगे, हो जाएगा। दूसरी बात इसमें आती है राइमिंग स्कीम। ध्यान से देखना, ये आपका 1 मार्क के लिए पक्का आता है। तो जब भी राइमिंग स्कीम आनी हो तो आप इस 4 लाइन देखिए। सबसे पहले लाइन के लास्ट में लिखिए ए, स्मॉल ए लिखना। अब देखिए, अब दूसरे में देखिए, यहाँ पर मेक है। क्या ये मेक ऊपर वाले वर्ड का राइमिंग है? अगर है तो यहाँ भी ए लिखना, अगर नहीं है तो अगला अक्षर बी लिखना। तो ऊपर बिगिनिंग है, नीचे मेक है, मतलब ये राइम्स नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बी। यहाँ देखिए बी। अब नीचे देखिए चूज। क्या चूज ऊपर बिगिनिंग का या मेक का राइमिंग है? नहीं है भाई, तो आप यहाँ सी लिखेंगे। चौथा टेक है। क्या टेक ऊपर किसी का राइमिंग है? हाँ है, मेक का। तो अब यहाँ पर मेक के सामने जो अक्षर लिखे हैं वह यहाँ लिखेंगे, बी लिखेंगे। इसका मतलब इसका राइमिंग स्कीम हो गया ए बी सी बी। अब ध्यान दो, 4 लाइन में जो मिला वही पूरी कविता में राइमिंग स्कीम होगा। हमें हर स्टैंजा में अलग अलग नहीं ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, ये पहला पैराग्राफ आपका हो गया कन्फर्म। आइए देखते हैं दूसरे में क्या कहता है। दूसरे में देखिए पहली लाइन, आई कैन चूज टू द रोड ऑफ लाइफ। हे भगवान, हे परमपिता परमेश्वर, हे हमारे मालिक, हे अल्लाह, मुझे इतनी क्षमता देना, मुझे इतने दम देना, मुझे इतना ज्ञान देना, मुझे इतना बुद्धि देना कि अपने जीवन के रास्ते को, रोड ऑफ लाइफ, देखना द रोड ऑफ लाइफ, जीवन का रास्ता, अपने जीवन के रास्ते का चुनाव मैं खुद कर पाऊँ। दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, माने ऐसे रास्ते जो सफलता की तरफ ले जाएं। ऐसे रास्ते का चुनाव मैं करूं जो मुझे सफलता की तरफ ले जाएं। लेकिन और क्या होगा? अगर मैं गलत रास्ता चुनता हूं, अगर मैंने गलत रास्ता चुना, क्या होगा? अ ट्रेवल डाउन डार्केंड रोड। अगर मैंने गलत रास्ता चुना तो अंधकार में दुनिया की तरफ लेकर जाएगा, मुझे पतन की तरफ लेकर जाएगा, मुझे विनाश की तरफ लेकर जाएगा। और अगर ऐसा होता है, दैट लीड टू द ग्रेट डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब होता है हताशा, निराशा, दुख, पेन, कष्ट। अगर मैंने गलत रास्ते का चुनाव किया तो ये मुझे बहुत बड़ा क्या होगा? हताशा होगी, दुख मिलेगा। इसलिए हे परमपिता परमेश्वर, मुझे मेरे रास्ते को चुनने के लिए मेरी मदद जरूर कर देना। ठीक है। अच्छा, ये हो गया स्टैंजा नंबर 2। अब आइए हम देखते हैं 3 में क्या है। अब 3 में क्या है? हेल्प लॉर्ड टू जस्ट टू से नो व्हेन टेम्पटेशन कम्स इन माय वे। ये देखिए टेम्पटेशन का मतलब क्या होता है? ऐसी घटना, ऐसी चीज़ें जो कि हमें बहुत बुरी हों, हमारे लिए बाद में बहुत ही खराब हो। अब क्या बोलता कवि ने, देखना। हेल्प, तो हो गया आगे है, देखिए यहाँ से। हाँ, अच्छा ये लाइन है, प्लीज ओपन माई आईज डियर लॉर्ड। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरी आंखें खुली रखना। आंखें खुली रखने का मतलब मुझे चौकन्ना रखना, सतर्क रखना, सावधान रखना। दैट आई माइट क्लियरली सी, ताकि मैं क्लियरली साफ साफ देख पाऊँ कि कौन सा काम, कौन सा रास्ता, कौन सा तरीका मेरे लिए अच्छा होगा और कौन सा मेरे लिए बुरा होगा। हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट। हे भगवान, मेरी हेल्प करो ताकि मैं अडिग होके खड़ा हो पाऊँ कि क्या गलत है, क्या सही है। जो सही है उसके साथ में खड़ा हो जाऊँ, किसी का दबाव न हो, संकोच न हो, डर न हो। ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, मेरे अंदर बहुत ही बेस्ट माने अच्छाइयाँ भर देना। अगला स्टैंजा,
हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो व्हेन टेम्पटेशन कम्स इन माई वे। जब मेरी ज़िंदगी में ऐसी कोई ऊहापोह की स्थिति आई, बुरी कंडीशन आई या गलत सिचुएशन में आई, तो मैं उसको इनकार कर पाऊँ, इतनी शक्ति मुझे ज़रूर देना। दैट आई मीट माई कीप माई बॉडी क्लीन एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे। मैं अपने शरीर को बाहर से भी अंदर से भी स्वच्छ रख पाऊँ, ताकि मैं शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रह पाऊँ। अब अगला स्टैंजा है, लास्ट में है। इसमें क्या है? When my teenage years are over, जब मेरा टीनेज ख़त्म हो जाएगा, मतलब जब 19 में क्रॉस कर जाऊंगा, जब मैं 20 में आ जाऊंगा, आई नो दैट आई विल सी, और पक्का पता है कि ऐसा होने वाला है, तब मुझे लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए? कि लाइफ इज लिव्ड इट्स वेरी बेस्ट। जो ज़िंदगी मैंने टीनेज में जो जिया मैंने, वो बहुत बेहतरीन था। क्यों बेहतरीन था? विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी, क्योंकि आप हमेशा मेरे साथ में थे। तो ये हो गई आपकी पोएम। नीचे देखना, ये पोएट का नाम है जे मोर्स नाम है, टाइटल आप समझ गए। अब इसके बाद में हम आएंगे इसके वर्कशॉप में। वर्कशॉप में आप अगर पोएम पढ़ चुके हैं, बड़ी आसानी से इसके क्वेश्चन के आंसर को दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द पोएट ब्लैंक्स आर ब्रॉट बाई ईच न्यू डे। कवि के अनुसार हमारी ज़िंदगी में रोज़ ये आते हैं। क्या आते हैं? न्यू बिगिनिंग, न्यू एंडिंग। कौन सा आपने पढ़ा है? न्यू बिगिनिंग, तो आप यहाँ पर न्यू बिगिनिंग कर देंगे। सेकंड में, वी मस्ट डिसाइड टू टेक द रोड विच लीड। मुझे उस रास्ते को चुनना चाहिए जो लेकर जाता कहाँ? ग्रेट डिस्ट्रेस, हताशा की तरफ, या ग्रेट सक्सेस, सफलता की तरफ। तो आप ये लिखेंगे सफलता की तरफ। सी, द पोएट प्रेज टू द लॉर्ड टू हेल्प हिम स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट। माने कवि कहता है, हे भगवान मेरी हेल्प करना, ताकि मैं उस चीज़ के साथ में खड़ा हो पाऊँ जो कि राइट है। द पोएट वांट टू सी दैट हिज टीनेज ईयर्स हैव बीन द ईयर्स ऑफ हिज लाइफ बेस्ट, यहाँ पर भर देंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 मैं नहीं बताऊंगा, आप जानते हैं। इसमें आपको राइमिंग पेयर भरने हैं, जैसे वहाँ टिक और मेक था वैसे 4 में भर लेना। 5 स्टैंजा वहाँ पर, 5 यहाँ पर भरना है। और राइमिंग स्कीम इसमें कौन था? ABCB था। आप जरा एक बार देख लेंगे, ABC शायद ये था, ABCB था ये राइमिंग स्कीम। अब ये फिगर ऑफ स्पीच है, पहले मैं आपको इसको वीडियो दूंगा, तब इसके बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा। अब आ जाइए एकदम लास्ट क्वेश्चन में, इसे बोलते हैं एप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? एप्रिसिएशन। यह पहले जब बुक पहले आई थी तब ये 10 मार्क का आया करता था। कितना? 10। बाद में सिलेबस चेंज हुआ तो ये 5 मार्क का हो गया, लेकिन ये पैटर्न पुराना है, इसलिए इसमें जो जो चीज़ें अभी इस समय हैं एग्जाम में वो मैं बता रहा हूँ, उसको ही करना है, बाकी छोड़ देना। पहला टाइटल, आपको उस कविता की टाइटल लिखनी। क्या टाइटल है? द टीनेजर्स प्रेयर, यहाँ लिख देंगे। फिर पोएट का नाम क्या है? पोएट का नाम जे मोर्स है, ठीक है, जे मोर्स यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद में राइमिंग स्कीम आपने पढ़ा था, ABCB, ये हो गया। अब ध्यान देना, ये जो टाइटल है आपको हाफ मार्क का, पोएट का नाम हाफ मार्क का, इसकी राइमिंग स्कीम 1 मार्क की, 2 नंबर आपका हो गया। अब उसके बाद ये जो फेवरेट लाइन है ये आपको इस समय नहीं है, इसको आपको नहीं लिखना है। यहाँ पर थीम या सेंट्रल आइडिया ये आपको 2 से 3 लाइन लिखना है, ये आपका 2 मार्क्स का है। हो गया? कितने मार्क हो गए? 4। और 1 मार्क का नीचे देखिए फिगर ऑफ स्पीच, ये तो फिगर ऑफ स्पीच का एक नाम लिख देना, कोई भी एलिटेशन लिख सकते हैं और एपोस्ट्रोफी लिख सकते हैं, ढेर सारा आया हुआ कोई भी लिख देंगे यहाँ पर, बस इतना कर देंगे। 5 मार्क्स का हो गया। आपको कौन कौन से नहीं करना है? फेवरेट लाइन का नहीं करना है, ये वाला नहीं करना है, और ये वाला नहीं करना है। इतने क्वेश्चन नहीं करने हैं क्योंकि ये ओल्ड पैटर्न के हैं। इस प्रकार से ये पोएम आप करके समझ करके अपने नोटबुक में इसके चिट चैट सेक्शन को जो बताया गया कर लीजिए और वर्कशॉप सेक्शन का कर लीजिए। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम होती है यहाँ पर, आप निस्संदेह रूप से कमेंट बॉक्स में जा कर के क्वेश्चन कर सकते हैं, वर्ड मीनिंग पूछ सकते हैं, आपके लिए छूट है। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।